नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में ईरानी तथा यूनानी आक्रमण। तो सबसे पहले हम ईरानी आक्रमणों का अध्ययन करेंगे। जिस समय मगध के नेतृत्व में पूरी भारत में एकीकरण का दौर चल रहा था, उसी समय पश्चिमोत्तर भारत में विकेंद्रीकरण तथा राजनीतिक अस्थिरता की धारा प्रबल थी। छोटे छोटे राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आतुर थे। सभी राज्यों में परस्पर वैमनस्य और संघर्ष चलता रहता था। ऐसा कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था जो अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करके राजनीतिक एकता स्थापित करता। इस राजनीतिक दुर्बलता और अराजकता ने विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे भारत पर दो भीषण विदेशी आक्रमण हुए। इनमें से प्रथम तो ईरानी आक्रमण है, जिसे हखामनी भी आक्रमण भी कहते हैं, तथा दूसरा सिकंदर ने किया। ईरानी आक्रमण के बारे में हेरोडोटस, स्ट्रैबो, एरियन ने लिखा है। स्वयं हखामनी राजाओं के शिलालेख भी इस विषय में बहुत कुछ बताते हैं। ईसा पूर्व 559 में साइरस फारस का राजा था। इसने ईसा पूर्व 529 तक राज्य किया। इसने बैक्ट्रिया, सिस्तान और मकरान को जीतकर कपिशा पर चढ़ाई की और हिंदकुश पर्वतमाला तक के प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार फारस साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के पश्चिमी सीमा के साथ लग गई थी। इस वंश के जो डेरियस प्रथम है का भारत के साथ घनिष्ठ संबंध था। हखामनी साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने कंबोज, पश्चिमी खांधार और सिंध को भी जीत लिया। डेरियस ने अपने राज्य को 23 प्रांतों में विभक्त किया, जिनके शासकों को क्षत्रप कहा जाता था। कंबोज, गंधार तथा सिंध इन्हीं प्रांतों में शामिल थे और इनमें डेरियस को बहुत अधिक धन प्राप्त होता था। ये प्रदेश हखामनी साम्राज्य की अधीनता से संभवतः ईसा पूर्व चौथी शती में स्वतंत्र हो गए थे। सिकंदर ने जब दिग्विजय करते हुए पूर्व की ओर आक्रमण किया, तो पश्चिमी भारत के ये जनपद स्वतंत्र थे और उन्होंने स्वतंत्र राज्यों के समान ही यवन सेनाओं का भी सामना किया। अब है ईरानी आक्रमणों का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। भारत के कुछ ही प्रदेश हखामनी साम्राज्य के अधीन हुआ था, पर इसमें संदेह नहीं कि इसने भारतीय इतिहास को भी प्रभावित किया। विशाल ईरानी साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत का पश्चिमी संसार से संपर्क अधिक दृढ़ हो गया। हखामनी साम्राज्य से संबंध होने पर भारत के विदेशी व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस समय के बहुत से व्यापारी समुद्र मार्ग द्वारा पश्चिमी देशों में आना जाना शुरू हो गए और उनका सामान सुदूर मिस्र और यूनान तक पहुंचने लगा। ईरानी लोगों से संपर्क का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। अनेक इतिहासकारों का मत है कि ईरानी लोगों के शासनकाल में उनकी अरामाइक लिपि का भारत के उन प्रदेशों में प्रचार हुआ जो हखामनी साम्राज्य के अंतर्गत थे। इसी कारण बाद में इन प्रदेशों में दाईं से बाईं और लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। ईरानी नरेश अपने साम्राज्य को प्रशासन व्यवस्था के लिए प्रांतों में विभाजित करते थे। इन प्रांतों को क्षत्रपी तथा इन पर राज्य करने वाले मुख्य अधिकारी को क्षत्रप कहा जाता था। मौर्य काल में भी साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त करने की प्रथा जारी रही। उत्तरी पश्चिमी भारत में क्षत्रप शब्द काफी प्रचलित रहा। प्राचीन भारत में उज्जैनी तथा मथुरा के दो क्षत्रप वंशों का प्रमुख स्थान है। उन्होंने देश की राजनीति एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भाग लिया। सिकंदर का यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण के समय भी पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक दशा वैसी ही थी जैसी कि ईरानी आक्रमण के समय। मगध में विशाल नंद साम्राज्य था। पश्चिमोत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें से कुछ गणतंत्रात्मक और कुछ राजतंत्रात्मक राज्य थे। इसमें परस्पर फूट थी। इनका पारस्परिक संघर्ष इनके पतन का कारण बना। इस प्रदेश के प्रमुख राज्य थे पश्चिम एवं पूर्वी गांधार, अभिसार, पुरु, कंठ, सौभूति, शिवी, शूद्रक, मालव, अम्बष्ट, मद्र आदि। अपने भारत अभियान में सिकंदर को अनेक देशद्रोही और पद को चाहने वाले राजाओं की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहायता मिली। शशिगुप्त और अम्भी ने सिकंदर को सहायता का वचन दिया, जिससे उसे बड़ा प्रोत्साहन मिला। पुष्कलावती के संजय तथा अन्य कई राजाओं ने सिकंदर की मैत्री स्वीकार करके उसे हर संभव सहायता दी।
लेकिन सिकंदर का मार्ग आसान नहीं था, क्योंकि कपिशा और तक्षशिला के बीच की स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाकू जातियों ने जगह जगह सिकंदर से लोहा लिया। झेलम और चिनाब नदियों के बीच पुरु का राज्य था। सिकंदर के साथ हुई मुठभेड़ में पुरु परास्त हुआ, किंतु सिकंदर ने उसके प्रदेश उसे लौटा दिए। पुरु के बाद ग्लॉक निकाय तथा कठ जातियों ने सिकंदर का युद्ध हुआ, परंतु विजय सिकंदर की हुई। व्यास के पश्चिमी तट पर पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। भारत के विविध जनपदों ने जिन वीरता से यूनानियों का मुकाबला किया था, उससे यवन सैनिकों का उत्साह भंग हो गया। नंद साम्राज्य की शक्ति के कारण भी यवन सैनिक आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। सिकंदर को उनकी हट से आगे उसको झुकना ही पड़ा। ईसा पूर्व 326 ईस्वी में सिकंदर वापस झेलम पहुंचा। यहाँ पर उसने अपने विजित प्रदेशों की समुचित शासन व्यवस्था की। व्यास और झेलम के बीच का भाग उसने पुरुराज को दे दिया। झेलम और सिंध के बीच का इलाका गांधार राज आम्बी के सुपुर्द कर दिया। सिंध के पश्चिमी में भारतीय प्रदेश सेनापति फिलिप को दिए। भारत के जिन प्रदेशों पर सिकंदर का आधिपत्य स्थापित हो गया था, उनके अनेक नगरों में यवन सेना की छावनियां स्थापित कर दी गई, ताकि ये प्रदेश यवन राज के विरुद्ध विद्रोह न कर सकें। लौटते समय झेलम के समीपवर्ती प्रदेश में सिकंदर ने स्वपुति को हराया। रावी नदी के साथ प्रदेश में मालवगण स्थित था। मालवों के पूर्व में शूद्रक गण थे। सिकंदर ने अचानक मालवों पर आक्रमण किया। बहुत से मालव अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए। सिकंदर ने शूद्रकों से संधि कर ली। इसके अतिरिक्त सिकंदर को अम्बष्ट, शत और वसादी आदि जातियों से भी लड़ना पड़ा। उत्तरी सिंध में सिकंदर ने मूसी कनोई नामक जनपद को हराया। सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचकर उसने अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त किया। जल सेनापति नियार्कस को जहाजी बेड़े के साथ समुद्र के मार्ग से वापस लौटने का आदेश देकर वह स्वयं मकरान के किनारे किनारे स्थल मार्ग से अपने देश की ओर चला। रास्ते में ईस्वी पूर्व 323 ईस्वी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा और किसी स्थान पर साधारण जनजीवन से उसका विशेष संपर्क नहीं हुआ। वह भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहता था, किंतु उसके भारत छोड़ने से पहले ही उसके विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। ऐसे विद्रोह उसके जाने के बाद और भी बढ़ गए। भारत में जो यमन सैनिक रह गए थे, उनमें से शायद कुछ स्वदेश लौट गए और कुछ चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में भर्ती हो गए थे। सिकंदर के आक्रमण से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे बड़े राज्यों की सत्ता नष्ट हो गई। उसकी प्रबल इच्छा शक्ति के आगे वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके। इन राज्यों के कमजोर पड़ जाने पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अपना साम्राज्य प्रशस्त करने में आसानी हो गई। सिकंदर के आक्रमण से यह स्पष्ट हो गया था कि केवल देश प्रेम की भावना ही सुरक्षा के लिए काफी नहीं थी। उस कार्य के लिए संगठन, सैन्य शक्ति और योग्य नेता की आवश्यकता भी थी। इन्हीं कारणों से चंद्रगुप्त अपने प्रयास में सफल हो सका। एशिया में यवनों की कई बस्तियां हो गई। इनसे भारतीयों का सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगा। सिकंदर ने अपनी विजय यात्राओं के दौरान जिन स्कंदकारों और बस्तियों का निर्माण करवाया, उनके द्वारा यूनानी जीवन का क्षीण प्रभाव अपने सीमित क्षेत्र में भारत पर पड़ता रहा। सिकंदर की आक्रमण की तिथि 326 ईस्वी ने प्राचीन भारत के तिथिक्रम की अनेक गुत्थियों को सुलझा दिया। इस तिथि ने भारत के क्रमागत इतिहास को लिखने में बड़ी सहायता पहुंचाई। इसके अतिरिक्त सिकंदर के साथ अनेक यवन लेखक और इतिहासकार आए। इन्होंने जो कुछ लेखपद किया, उससे हमें पंजाब और सिंधु की तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। इनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में भी बड़ी सहायता हमें मिलती है। अप्रत्यक्ष रूप से सिकंदर के आक्रमण का सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। 2 भिन्न भिन्न जातियों के संपर्क ने एक दूसरे पर प्रभाव डाला और दोनों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। सिकंदर के भारत से लौटने के पश्चात उसकी विजय के जो थोड़े बहुत चिन्ह रह गए थे, उन्हें चंद्रगुप्त ने मिटा दिया। सिकंदर की यह विजय यात्रा जो थी, वो उसने अपने युद्ध कौशल के जब पे ही की थी। उसको भारत के किसी बड़े सम्राट का सामना नहीं करना पड़ा था। धन्यवाद।